हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी तक हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के 4 पार्ट देखे। इसमें हमने लास्ट थर्ड पार्ट में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करना सीखा। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर यूवी विजिबल रेडिएशन, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या इसे यूवी विजिबल रेडिएशन देने पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसके इंट्रो को समझाता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि जब हम किसी मॉलिक्यूल पर या किसी मेटल पर या किसी सॉलिड लिक्विड गैस पर हम कोई यूवी विजिबल रेडिएशन डालते हैं तो मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं कुछ, E1 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल, E1 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से लोअर एनर्जी लेवल पर आपने इसे सनलाइट या यूवी विजिबल रेडिएशन प्रोवाइड कराई तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर चला जाता है। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर चला जाना या फिर कुछ समय बाद एनर्जी लूज करके हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाने के फिनोमिना को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। और इस फिनोमिना को एब्जॉर्प्शन कहते हैं और इस फिनोमिना को इमिशन कहते हैं। तो when an electron gains some amount of energy in the form of H, then electron get excited from lower energy level to higher energy level, and after some time it releases its energy and come back to the ground state energy level. This phenomena of electronic motions in energy levels of atoms or molecule is called electronic transition. तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाते हैं। इस फिनोमेना को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जब हम यूवी विजिबल रेडिएशन देते हैं तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है लैम्डा मैक्स, तो हम यहाँ पर 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं। ये विजिबल रीजन होता है और जब विजिबल रीजन में हमें आपको चीजें दिखाई देने लगती है। तो अभी हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन में बियर लैम्बर्ट्स लॉ को समझेंगे। तो इसके बेसिस पर क्या होता है कि आपके पास कोई मैटर है, कोई सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट में आपने यहाँ पर यूवी विजिबल रेडिएशन प्रोवाइड करी। तो इसने क्या किया कि आपके पास कुछ चैम्बर्स थे, यहाँ पर 3 टाइप के सॉल्वेंट्स हैं, ए, बी और सी। और सपोज ए, बी और सी में इसे जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमने कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिया है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मींस आपका 3 लेयर्स बनी है, ए सॉल्वेंट, बी सॉल्वेंट और सी सॉल्वेंट भी। आपने यहाँ पर यूवी विजिबल रेडिएशन प्रोवाइड करी 100% इंटेंसिटी के साथ। और सपोज इस मैटर की जो एब्जॉर्बेंस थी वो 10% है। तो ए सॉल्वेंट ने 100% इंटेंसिटी का 10% एब्जॉर्ब किया और 90% आगे इमिट कर दिया। तो इसको जो फील होगा वो 90% का होगा। 90% का 10% एब्जॉर्बेंस, 9% ये एब्जॉर्ब करेगा, 81% ये आपका लाइट को आगे ट्रांसमिट कर देगा। 81% का 8.1%, 10% जो है 10% 8.1% ये वाला एब्जॉर्ब करेगा और 72.9% ये आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो लाइट क्या करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद आगे आधी लाइट इमिट हो जाती है। तो इस फिनोमेना को ट्रांसमिटेंस और इमिटेंस कहते हैं। तो ये जो मैटर है ये भी कोई भी सिस्टम या कोई भी सॉलिड या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें एब्जॉर्बेंस और आपका ट्रांसमिटेंस पे डिपेंड करता है। जितनी भी लाइट बाहर निकली है वो ट्रांसमिटेंस है। तो हम यहाँ पर ये बियर लैम्बर्ट लॉ आपको ये बताता है कि इसका स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। बियर अलग बात बताता है और तो ये कहता है द डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद द थिकनेस। ये सपोज इस मैटर, ये सिस्टम की आपके पास ये लेंथ है, विड्थ है, तो ये इतना लेंथ का x लेंथ का है सपोज। तो जैसे ये लेंथ बढ़ती चली जा रही है तो इंटेंसिटी में आप देख रहे होंगे कि कमी आती चली जा रही है, इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है सिस्टम के अंदर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर, वैसे वैसे आपके पास इंटेंसिटी कम हो जाती है।
तो डिस्टेंस में चेंज होने के साथ साथ डी का मतलब डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग ही चेंज होता है। तो डिस्टेंस में चेंज करने के साथ जो इंटेंसिटी में जो चेंज आता है, चेंज कैसे आता है कि इंटेंसिटी कम होती है, और द चेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विद द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंटेंसिटी हम यहाँ पर दे रहे थे, जितनी इंटेंसिटी के साथ हम दे रहे थे, उतनी साथ साथ इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी में डिस्टेंस के साथ साथ उतनी ही कमी आती चली जाएगी। इस फिनोमिना को बोलते हैं, ये है आपका लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ लैम्बर्ट ने कहा था। दूसरा आपका बियर्स का स्टेटमेंट होता है द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी, डिक्रीज का मतलब माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विद द थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और सिस्टम। यहाँ पर जितना ज्यादा ये गाढ़ा सा सॉल्यूशन होगा लाइट को उतना ही कम ट्रांसमिट करेगा, और जितना उतनी ही यहाँ पर इंटेंसिटी में कम होती चली जाएगी, क्योंकि आगे ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट और सेकंड को हम कंबाइन कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। The decrease of intensity of incident radiation with the thickness is directly proportional to the intensity of incident radiation according to Lambert's, and according to Beers is directly proportional to the concentration. Proportionality का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे KIC, तो कांस्टेंट लगाए हटा के एक कांस्टेंट अप्लाई किया है तो KIC आ जाएगा। अब आपके पास देखते हैं, हमारा कैमरामैन थक गया है, वो एक कॉफी खा सकते हैं, ग्लूकोज एनर्जी बढ़ाएगा ये हमारे कैमरामैन की। तो आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ आया होगा। इसके डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, एंड डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हुए हम एक चीज समझते हैं। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन जो थर्ड आई है वो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लास 12th में भी 9th चैप्टर हुआ करता था डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्लास 12th में समझाया जाता है कि आपके पास ये जिसमें भी डी बाई डी इस टाइप के टर्म आते हैं उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है तो उनको हम एक साथ रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखेंगे, तो माइनस डी आई अपॉन आई इक्वल टू के सी, क्योंकि कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट होगा, एक्स वालों को उधर ले गया। नाउ इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता था इसे सॉल्व करने का कि दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, के सी इंटीग्रेशन डी एक्स, और माइनस साइन को मैंने इधर मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा। तो डी आई अपॉन यहाँ पर हमने जो इंटेंसिटी स्टार्टिंग में दी थी उसे मैं आई नॉट ले रहा हूँ, और जो बाहर निकली थी सिस्टम से बाहर निकली थी उसको मैं आई मान लेता हूँ। आप कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हो, I1 I2 भी कह सकते हो, मैंने यहाँ पे ये टर्म लिया है। आपने थिकनेस देखी होगी तो ये x डिस्टेंस का था, तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 थी और यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हुए x हो जाएगी, तो 0 to x। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x या 1/i का इंटीग्रेशन ln i होगा, नेचुरल लॉग है, माइनस के सी, और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, x लिमिट लगाएंगे 0 to x, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट i की जगह पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो माइनस के सी, और अपर लिमिट x माइनस 0 करेंगे तो सॉल्व करके x बचेगा log m माइनस log n। ये log की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन n की। यहाँ पर से इसे बात करेंगे तो ये आएगा आपके पास माइनस के सी एक्स और i अपॉन आई नॉट। यहाँ पर हमें एंटी लॉग ले लेंगे क्योंकि ये लॉग जो होता है वो ई बेस पर होता है। एंटी लॉग लेने पर इस साइड का एंटी लॉग लेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन दूसरे साइड वाला जो भी टर्म होता है वो ई की पावर में चला जाएगा, क्योंकि ये ई बेस पर था। अगर ये 10 बेस पर होता तो 10 की पावर में चला जाता है। इसे और सही से लिखना चाहें तो i इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस के सी एक्स। ये एक बियर लैम्बर्ट लॉ का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व इक्वेशन है, और यही आपका इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये आप नोट कर लेंगे। मैं यहाँ पे से आपको समझ आया होगा, कोई इशू होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता दिया करो आप लोग कोई प्रॉब्लम आती है तो, अदरवाइज मैं अपना कॉन्टैक्ट भी दे दूंगा वहाँ पर, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछता है, ये नेट लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी के की। यहाँ पे जो के था ये कांस्टेंट था, इंटीग्रल कांस्टेंट था, वो जो हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था, तो इस कांस्टेंट के की यूनिट क्या होगी। आपको पता है जो इस i की यूनिट है
वही इस आई की यूनिट है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं आएगी। वैसे भी ये कांस्टेंट टर्म होता है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो के की क्या यूनिट होगी, तो आपको पता है इनकी कोई यूनिट ना आए तो हमें पता है कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और यहाँ पे x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट कुछ इस तरीके से रहेगी कि इसकी वजह से सारी यूनिट्स कैंसिल हो जाए, तो इसकी जो यूनिट रही होगी के की मोल पर लीटर रेज़ टू पावर -1 और सेंटीमीटर इनवर्स, ताकि इसकी यूनिट से ये और इसकी यूनिट से ये कैंसिल हो जाए। तो यूनिट ऑफ के, जो के की यूनिट होगी वो ये रहने वाली है। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को कुछ और पढ़ लेता हूँ, फोर्थ इक्वेशन पढ़ लेता हूँ। तो एक इक्वेशन तो ये वाली है, यहाँ पर आप के की यूनिट ये नेट लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से उस पर भी ध्यान रख सकते हो। और इस फोर्थ इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। हमें पता है कि ये नेचुरल लॉग है, अगर हमें इसे 10 बेस पे कन्वर्ट करना होता है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये लॉग नॉर्मल लॉग 10 बेस पर आ जाता है, क्योंकि लॉग टेबल जो बनी है वो 10 बेसिस पे बनी है। तो इक्वल टू ये आएगा माइनस के सी एक्स लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 सी एक्स। तो लॉग आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू के, ये के कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक नया कांस्टेंट पढ़ लेते हैं एप्सिलॉन सी एक्स करके। जब हम इसे एप्सिलॉन पढ़ लेते हैं तो ये भी एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हम आई अपॉन आई नॉट के लिए सॉल्व करते हैं, आई अपॉन आई नॉट ये 10 बेस पर है, तो राइट हैंड साइड वाला पूरा पोर्शन 10 की पावर में चला जाएगा, 10 रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। तो आई इक्वल टू आई नॉट 10 रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। फिर से अगर एप्सिलॉन की यूनिट बोलने जाए तो एप्सिलॉन की यूनिट भी यही होती है जो के की यूनिट होती है। होप आपको ये बीएल-लैम्बर्ट्स लॉ समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे सीखेंगे, तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।